गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। बायोलॉजी में लेसन नंबर सेकंड जो है हमारा कंटिन्यू है। लेसन जो है उसमें हमने जो वर्गीकरण है उसके बारे में पढ़ा कि वर्गीकरण हम कितने जगतों में हम वर्गीकरण कर सकते हैं, और जिसमें हमने देखा कि यहाँ पर 2 जगत वर्गीकरण दिया गया। सबसे पहले इसको कैरोलस लिनियस ने दिया, उसके बाद 3 जगत वर्गीकरण हैकल द्वारा दिया गया, 4 जगत वर्गीकरण कॉपलैंड के द्वारा, और 5 जगत वर्गीकरण जो है वो आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा दिया गया। आज हम ये जो वर्गीकरण है आर.एच. व्हिटेकर का 5 जगत वर्गीकरण, इसके बारे में ही थोड़ा इसको विस्तार से समझेंगे, और वर्गीकरण के आधारों की भी हम बात करेंगे कि ये वर्गीकरण किस आधार पे दिया गया, इनको देते समय कौन सा आधार जो है वो लिया गया। तो लेसन नंबर जो सेकंड चल रहा है हमारा, जीव जगत का वर्गीकरण। तो बच्चों इस लेसन में जो सबसे फेमस वर्गीकरण है वो है पंच जगत अवधारणा या वर्गीकरण। इसको पंच जगत भी बोल देते हैं, इसको 5 जगत भी बोल देते हैं, क्योंकि 5 जो है इसमें जगत बनाए गए हैं। और वो किस प्रकार से हैं, इसको एक डायग्राम की सहायता से अपन समझ सकते हैं। इस प्रकार के जो वर्गीकरण में जो सबसे अहम बात है कि सबसे नीचे रखा गया है मोनेरा को, यानी कि मोनेरा जो है जगत उसको सबसे नीचे रखा गया है। मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा जगत को रखा गया है, और उसके बाद कवक जगत, पादप जगत और जंतु जगत, इनको इस तरह से व्यवस्थित किया गया है। तो 5 जगत हो गए, मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, कवक जगत और जंतु जगत। यहाँ पर जो वर्गीकरण का प्रमुख आधार लिया गया है, यानी कि यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं कि वर्गीकरण के आधार क्या क्या लिए गए हैं। तो सबसे पहला जो वर्गीकरण का आधार लिया गया है वो लिया गया है कोशिकीय संगठन या कोशिकीय स्तर। यहाँ पर कोशिका के आधार पर हम देखते हैं कि इनको 2 भागों में हमने बांटा है। जो ये मोनेरा है इसको तो हमने बांटा गया है, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। मोनेरा के जो जीव होते हैं वो किसमें आते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, जो कि सबसे अल्प विकसित प्रकार की कोशिका है। और इसके ऊपर के सारे प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु सभी यूकैरियोटिक जीव हैं, क्योंकि इनके अंदर विकसित यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, और प्रोकैरियोटिक जीव जो हैं उनके अंदर अल्प विकसित प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। तो पहला जो आधार बना गया वो बनाया गया कोशिकीय
संरचना के आधार पर कि कोशिका जो है वो किस प्रकार की है, यानी इसको अपन कोशिकीय संरचना भी बोल सकते हैं। तो कोशिकीय संरचना के आधार पर जीवों को दो भागों में बांटा गया, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जिनकी कोशिका अल्प विकसित होती है, इसके अंदर बहुत सारी संरचनाएं अनुपस्थित होती है। यूकैरियोटिक जिसमें बहुत सारी चीजें, लगभग सभी कोशिकांग पाए जाते हैं, वो यूकैरियोटिक जीव हो जाते हैं। तो पहला आधार बना दिया गया कोशिकीय संरचना का। दूसरा जो आधार बनाया वो बनाया काय संरचना या काय संगठन। काय संगठन से मतलब है कि इनका जीव जो है वो एक कोशिका से बना हुआ है या एक से अधिक कोशिका से बना हुआ है। तो देखें तो प्रोटिस्टा तक, यानी कि इवन प्रोटिस्टा भी जो है वो एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव है। फर्क इतना है कि प्रोटिस्टा की एक कोशिका जो है पूर्ण विकसित है और मोनेरा की जो एक कोशिका है वो अल्प विकसित है, बाकी है ये एक कोशिकीय। और इसके ऊपर के सभी जीव, चाहे कवक हो, चाहे पादप हो, चाहे जंतु हो, ये सभी जीव बहुकोशिकीय होते हैं। तो ये हो गया इनका शारीरिक संगठन या काय संरचना। तो इस तरह से दो आधार हो गए। पहला जो कोशिका है वो किस प्रकार की है, अल्प विकसित है या पूर्ण विकसित है। दूसरा आधार हमने बनाया कि शरीर एक कोशिका से बना है या एक से अधिक कोशिका से बना है। एक कोशिका अल्प विकसित है तो मोनेरा, एक ही कोशिका है लेकिन पूर्ण विकसित है तो प्रोटिस्टा, एक से अधिक कोशिकाएं हैं तो वो कवक, पादप या जंतु हो सकते हैं। इसमें भी अपन कवक की देखें तो इसमें सिर्फ ऊतक ही पाए जाते हैं। पादपों में ऊतकों के बाद अंग भी विकसित हो जाते हैं और जंतुओं में ऊतक तो होते ही हैं, अंग भी होते हैं, साथ साथ अंग तंत्र भी पाया जाता है। तो ये और बहुकोशिकीय में थोड़े विकसित प्रकार के जीव हो जाते हैं। तो ये दूसरा आधार लिया हमने वर्गीकरण का। तीसरा आधार जो लिया बच्चों, तीसरा आधार लिया गया पोषण का प्रकार। पोषण के प्रकार के आधार पर प्राय जो जीव हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्वपोषी और एक परपोषी। स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अब चाहे वो प्रकाश की उपस्थिति में बनाएं, चाहे वो रसायनों से बनाएं, तो प्रकाश संश्लेषी और रसायन संश्लेषी हो जाते हैं, लेकिन होते वो स्वपोषी है। दूसरे वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, अपितु भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, परपोषी कहलाते हैं। अब इसमें हम देखें कि या तो वो जो है वो डायरेक्ट दूसरे जीवों से पोषण लेकर उनको नुकसान पहुंचाते हैं तो परजीवी कहलाते हैं। मरे हुए मृत सड़े गले पादप और जंतुओं से पोषण लेते हैं तो मृतोपजीवी कहलाते हैं। और अगर किसी जीव के साथ ऐसा संबंध स्थापित कर लें कि वो जीव उसको पोषण देता रहे और बदले में वो उसको जैसे जल और खनिज लवण अवशोषित करके देता रहे, तो इस प्रकार का संबंध सहजीवी कहलाता है। आदान प्रदान दोनों को लाभ हो। तो परपोषी भी तीन प्रकार के होते हैं, लेकिन उसको अपन आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि ये पोषण के आधार पर जो है मोनेरा जो है ये स्वपोषी भी हो सकते हैं और परपोषी भी हो सकते हैं। भाई कुछ ऐसे मोनेरा हैं जो स्वपोषी होते हैं, जैसे नील हरित शैवाल साइनोबैक्टीरिया अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जबकि ज़्यादातर जो बैक्टीरिया हैं वो परपोषी होते हैं। परपोषी में भी रोग उत्पन्न करते हैं, परजीवी होते हैं, और ऐसे भी होते हैं जो सहजीवी संबंध के रूप में भी पाए जाते हैं। स्वपोषी परपोषी दोनों होते हैं। प्रोटिस्टा की अगर हम बात करें तो प्रोटिस्टा जो है ये भी कुछ स्वपोषी होते हैं और कुछ परपोषी भी होते हैं। जैसे युगलिना जो है वो प्रोटिस्टा है और वो स्वपोषी होता है। अमीबा है, परपोषी होता है। कवकों की बात करें तो कवक जो है ये सभी प्राय परपोषी होते हैं और परपोषी में भी ये मृतोपजीवी होते हैं, यानी अपना पोषण जो है मृत सड़े गले जीवों से प्राप्त करते हैं। पादप दोनों तरह के होते हैं, स्वपोषी भी होते हैं और कुछ पादप परपोषी भी होते हैं। हाँ, आप सोच रहे हो कि पादप कैसे परपोषी होते हैं?
जी हाँ, अमरबेल का नाम सुना होगा आपने। ये खुद अपना भोजन बनाने की बजाय ये जो जल और खनिज लवण जो है भोजन बनाने के लिए, वो कहाँ से खींचता है? ये दूसरे पौधों से। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जैसे पिचर प्लांट है, ड्रोसेरा है, वो क्या करते हैं? कीटभक्षी होते हैं, कीटों से अपना पोषण ग्रहण कर लेते हैं। तो ये स्वपोषी व परपोषी दोनों तरह के होते हैं पादप। जंतु सदैव स्वपोषी ही होते हैं। जंतु सदैव, सॉरी गलती से हो गया, जंतु सदैव परपोषी होते हैं, यानी अपना भोजन जंतु कभी भी स्वयं नहीं बनाते हैं, तो जंतु परपोषी हो गए। तो पोषण का आधार भी इनका हमने देख लिया। यहाँ पोषण के आधार पर हम इनको बांट सकते हैं। अगला जो आधार बना सकते हैं वो बना सकते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति के आधार पर जो जीव है अपन क्या देखते हैं कि जो मोनेरा है, तो मोनेरा के अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है, और जो कि बनी होती है म्यूकोपॉलीपेप्टाइड या म्यूरिन की बनी होती है, उसमें पेप्टिडोग्लाइकेन परत पाई जाती है। प्रोटिस्टा जो है उसमें जो युगलिना है उसके अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है। कवक जो है उसकी कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसमें काइटिन से बनी होती है। पादपों में कोशिका भित्ति पाई जाती है, सेलुलोज से बनी होती है। जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। यानी कोशिका भित्ति अगर हम देखें तो मोनेरा में जो जीवाणु है, जीवाणु की कोशिका भित्ति तो किससे बनी होती है? कोशिका भित्ति जो है जीवाणु की वो बनी होती है म्यूरिन से। कवकों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? काइटिन से। और पादपों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेलुलोज से। कोशिका भित्ति मोनेरा में पाई जाती है जीवाणुओं में, प्रोटिस्टा में सिर्फ युगलिना में पाई जाती है, कवकों में भी पाई जाती है, पादपों में भी पाई जाती है, जंतुओं में नहीं पाई जाती। तो हमने एक आधार देख लिया कोशिका भित्ति का, ठीक है। इसमें आधार अगला हम बना सकते हैं जनन का, जनन का प्रकार। तो बच्चों जनन के आधार पर भी ये जीव हैं, ये इनमें लैंगिक और अलैंगिक दो प्रकार का जनन पाया जाता है। अगर हम मोनेरा की बात करें तो इसमें लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का जनन पाया जाता है। प्रोटिस्टा में बात करें तो इनमें भी लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का जनन होता है। कवकों में भी दोनों प्रकार का होता है, लेकिन मुख्य रूप से ये अलैंगिक जनन करते हैं। पादपों में भी दोनों प्रकार का जनन होता है, अलैंगिक और लैंगिक। जंतुओं में जो उच्च विकसित जंतु होते हैं, उच्च स्तरीय, उनमें सदैव लैंगिक जनन ही पाया जाता है। तो जनन के प्रकार के आधार पर भी हम इनको बांट सकते हैं। उदाहरण अगर अपन देखें तो मोनेरा के अंदर जो उदाहरण आते हैं, इसका जो उदाहरण है इसमें जीवाणु आते हैं ज़्यादातर। जीवाणुओं को हम मोनेरा में लेते हैं। प्रोटिस्ट में हम अमीबा को भी ले सकते हैं, युगलिना को भी ले सकते हैं, छोटे शैवाल भी होते हैं निम्न स्तरीय प्रोटिस्टा में। कवकों में हम जो निम्न जितने भी कवक हैं वो सब इसमें आएंगे कवक जगत में। जितने भी उच्च स्तरीय पादप हैं वो सब किस में आएंगे? पादप जगत में। और जितने भी उच्च स्तरीय जंतु हैं वो सब आते हैं जंतु जगत में। तो इस तरह से बच्चों ये 5 जगत जो वर्गीकरण है ये दिया किसके द्वारा गया था? RH विटेकर के द्वारा दिया गया था। और इसका ये हमने एक डायग्राम से इसको समझा है, और इधर हमने लिख दिया वर्गीकरण के जो आधार, जिनके आधार पर हमने इनको वर्गीकृत किया है, बांटा है। तो इस तरह से उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा वर्गीकरण का आधार और 5 जगत वर्गीकरण। अगले जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उनमें हम ये पांचों जगत जो हैं इनका एक एक करके विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, आपको लगातार वीडियो देखते रहने हैं, उनका जो नोट्स है वो अपन प्रिपेयर करते रहेंगे,
और अपनी स्टडी को घरों में ही सुरक्षित रहते हुए जारी रखेंगे। बी सेफ, स्टे होम।